पिछले साल हमने एक इम्प्रॉम्प्ट और ऑनेस्ट वीडियो बनाया था। वो था कि एक प्रोडक्ट को आप कैसे लॉन्च करते हो, कैसे उसको आइडिएट करते हो, कैसे बनाते हो, वेंडर कैसे ढूंढते हो। और उसी वीडियो में हमने जागरूक जर्नल 2022 की पूरी पीएनएल हर एक स्टेप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर किया था। वो वीडियो उन लोगों को बहुत पसंद आया जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, शार्क टैंक से इंस्पायर्ड हैं, उनके दिमाग में कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम है जिसे वो सॉल्व करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट से, लेकिन आइडिया नहीं कि वो प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, MVP कैसे करनी है, पहली सेल कैसे करनी है। आज का वीडियो उस पुराने वीडियो का फॉलोअप है। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट था वो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने जैसा था, और पिछले साल हमने ट्राई किया कि कैसे इसे स्केलेबल बना सकते हैं, कैसे इसमें प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू दोस प्रोसेसेस हमने पिछले साल 50 दिनों में 50 लाख रुपए की सेल करी जागरूक जर्नल की। आज मैं आपको जागरूक जर्नल 2023 की उस पूरे एक साल की जर्नी में लेके जाना चाहता हूं, जो शुरू तो एक MVP से, लेकिन उसके बाद उसमें कई सारे प्रोसेसेस इंक्लूड करके उसे स्केलेबल बनाया गया। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस पूरे साल से सीखकर हमने अगले जागरूक जर्नल के 24 एडिशंस में क्या क्या बदलाव किए हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको 5 उन फैक्टर्स से इंट्रोड्यूस करूंगा जो किसी भी कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इंपैक्ट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने अपने ऑपरेशन को किन 6 पार्ट्स में बांटा है और हर एक पार्ट में हमने क्या क्या प्रोसेसेस इंक्लूड किए हैं, कहां खर्चा आया, कहां गलती हुई, और एंड में मैं आपके साथ जागरूक जर्नल 2023 का पूरा PNL भी शेयर करूंगा विथ अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। बताऊंगा कि प्रॉफिट भी कितना हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और इस वीडियो में बीच में मेरी मदद करने आएंगे आपके प्यारे ND भी, क्योंकि LLA में वो प्रोडक्ट को लीड करते हैं और बहुत सारी चीजें जो मुझे भी पता नहीं होती वो ND को ही पता होती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। किसी प्रोडक्ट को कोई कस्टमर खरीदेगा या नहीं डिपेंड करता है 5 प्राइमरी फैक्टर्स पे। एंड नो मैटर व्हाट आपका प्रोडक्ट कितना ही इनोवेटिव हो, आपने उसमें कितने ही अपने आइडिया डाले हो, कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जब तक आप इन 5 पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं। इन 5 पैरामीटर्स को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जागरूक जर्नल के। तो ये है जागरूक जर्नल का फर्स्ट एडिशन, MVP एडिशन। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। अपने 30th बर्थडे के आसपास मुझे रियलाइज हुआ कि इस अर्थ पर हम लगभग 25,000 दिन जीने वाले हैं, और उसमें से 10,000 दिन मैं ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूं, लेकिन उनमें से ज्यादातर दिनों की कोई एक मेमोरी भी मेरे पास नहीं है। तब से मैंने अपने दिन को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, और सिंपली डॉक्यूमेंट करने से अपने दिनों को मुझे अपने दिनों की वैल्यू ज्यादा समझ आई। लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन का सिलसिला ना थोड़े ही दिन चल पाया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल पे, ना वहां पे रेगुलरिटी बनी, उल्टा टाइम कई बार और खराब हो जाता था। उसका सॉल्यूशन मैंने सोचा कि एक ऐसी जर्नल हो जो मुझसे रोज सवाल पूछे और मुझे सिंपली उन सवालों के जवाब देने हो। वहां से बॉर्न हुई जागरूक जर्नल का फर्स्ट MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का आइडिया। इसमें हमने एक डेली पेज बनाया, हर दिन का एक पेज, जो हर दिन 2 सवाल पूछता है। पहला कि आई विल रिमेंबर टुडे बाय, एंड दूसरा एक यूनिक क्वेश्चन होता है जो आपको खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। अब ये आइडिया हमने इस पैकेज में जनता के सामने रखा। MVP प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि इस प्रोडक्ट को क्या जनता एक्सेप्ट करती है, और अगर एक्सेप्ट करती है तो इस फॉर्म और इस शेप में एक्सेप्ट करती है क्या उन्हें इसमें हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है प्राइस भी नहीं, उसको मैं बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी। हर कस्टमर को ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी लगना चाहिए, क्या उन्हें वैल्यू फॉर मनी लगा। और इस फर्स्ट प्रोडक्ट को जिसमें हमने 2000 जर्नल्स लोगों तक पहुंचाई, उसके काफी सारे हमें फीडबैक मिले, और उसके अनुसार हमने कस्टमाइज किया हमारा लास्ट ईयर का प्रोडक्ट टू मेक इट मोर वैल्यू फॉर मनी। फर्स्ट और सेकंड एडिशन में जो प्राइमरी डिफरेंस था, सबसे पहला था भाई ये बहुत भारी है, ये 1 किलो से ज्यादा की जर्नल है, तो लोगों ने बोला इसे हल्का बनाओ। हल्का करने के लिए इसी जर्नल को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। लोगों ने बोला बहुत गंदी दिखती है, हमने कलर्स इंप्रूव कर दिए। लोगों ने बोला आपकी जर्नल इतनी अच्छी हम रोज लिखते हैं, लेकिन मिडिल पेजेस में आते आते ऐसे बल्ज बन जाता है, लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने इसको स्पाइरल बना दिया। लोगों ने बोला इतनी महंगी जर्नल भेज रहे हो, लेकिन पैकेजिंग में हमारे तक डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जो पैकेजिंग थी वैसी लाइट थी, तो हमने पैकेजिंग को इंप्रूव करते हार्ड पैकेजिंग बना दी। और इन सब चीज़ों को करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार भैया कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है ये सब करने में, तो हम जो सेलिंग प्राइस है उसको तो कम नहीं कर पाएंगे सिग्निफिकेंटली, और वैल्यू फॉर मनी से कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस करी जागरूक जर्नल कम्युनिटी, जो ना सिर्फ लोगों को मोटिवेट करती है, रिमाइंड करती है रोज जर्नल फिल करने के लिए, प्लस उसमें हमने कुछ लाइव सेशंस भी अरेंज किए, जिसमें मैं अपने जागरूक जर्नल के एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करता हूं, या जनरली प्रोडक्टिविटी या हैबिट्स जो मुझे हेल्प कर रही है वो उस लाइव कम्युनिटी के साथ। साल भर में हमने कुछ इंटरेक्शन इसी
एडिशन में ऐड किए एंड ऑब्जेक्टिव यही था कि जागरूक जर्नल के सारे बायर्स को ये ओवरऑल पैकेज एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगे। दूसरा फैक्टर है जो आपको बहुत ही ट्रिवियल लग सकता है, हमें भी बहुत ट्रिवियल लगा, इसलिए हमने फर्स्ट एडिशन में उसके बारे में बॉदर ही नहीं किया, लेकिन लास्ट ईयर हमको जब समझ आया है तब हम उस पर काम करना शुरू हुए हैं, वो है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन मतलब आपकी वेबसाइट पर पेमेंट करते समय यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या क्या अवेलेबल है एंड क्या आपकी वेबसाइट पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ये कैश ऑन डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कैसे रियलाइज हुआ, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की सेल से। हमने वहां पे कोई भी ज्यादा प्रमोशन या उसके लिंक कहीं बांटे ही नहीं, लेकिन वहां से भी काफी सारी सेल्स आई हमारी जागरूक जर्नल की कंप्लीटली ऑर्गेनिकली। एंड जब हम उसके नंबर्स देखे तो उसमें ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी वाले ही लोग थे, मतलब वो एक नया पेमेंट ऑप्शन तलाशने के लिए दूसरे पोर्टल पर जाकर हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे थे। थर्ड फैक्टर अगेन वेरी ऑब्वियस, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डिलीवरी टाइम। जितना जल्दी आप प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा पाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है। फर्स्ट ईयर हमने किसी लोकल वेंडर के साथ अपने जर्नल्स भेज रहे थे और पता है वो जर्नल्स कई बार तो एक महीने बाद पहुंच रही थी। लास्ट ईयर इस प्रोसेस को हमने थोड़ा इंप्रूव किया, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर जो टर्न अराउंड टाइम था, जो डिलीवरी टाइम था, काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया और इस साल हम उस पर और भी ज्यादा काम कर रहे हैं। फोर्थ फैक्टर है असिस्टेंस एंड नज। मतलब कई बार आपको प्रोडक्ट समझ आता है, आप उस समय वेबसाइट चेकआउट भी करते हो, फिर सोचते हो कि यार ये मैं बाद में खरीद लूंगा। ऐसा हम सबके साथ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पर आए हो तो आप मोर और लेस इंटरेस्टेड हो। तो किसी भी सेलर की ये कोशिश रहनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर आया है तो उसको कुछ हेल्प कर दे उस प्रोडक्ट को खरीदने में। तो एक तो आप लैंडिंग पेज कुछ इस तरह का बना सकते हो जो उसके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दे और इमीडिएटली उसे खरीदने के लिए एक सेटिस्फेक्शन दे दे। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो चला जा रहा है, वो सोच रहा है अच्छा अभी तो मैं ऑफिस में बाद में करता हूँ और वो भूल गया बाद में, तो ऐसे में कुछ आपको नज भी लग सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने वेबसाइट पर आया है, उसने व्हाट्सएप पे अपने नंबर ड्रॉप किए हैं तो आप उसे बाद में मैसेज भेज सकते हैं, या फिर एक रीमार्केटिंग जैसी चीज़ होती है, आपकी वेबसाइट पर जो लोग अपीयर हुए हैं उनको 3 दिन तक, 4 दिन तक दूसरे जगह पर आप ऐड दिखा सकते हैं। ऐसा गूगल, फेसबुक का फीचर है। लेकिन ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फीचर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन हमने ये भी ट्राई किया क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर मैं आपको सब बता रहा हूँ जो पिछले साल हमने ट्राई किया असिस्टेंस एंड नज में। 2022 एडिशन में जिन्होंने वेट लिस्ट ज्वाइन करी थी, जैसे ही अगला एडिशन लॉन्च हुआ तो हमने उन सभी को मैसेजेस भी भेजे कि लॉन्च हो गया, आप खरीद सकते हैं। वहां से काफी सारे बायर्स आ गए। तो ये सारी चीजें हमने असिस्टेंस एंड नज की फॉर्म में करी। एंड फाइनली जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिव्यू एंड रेटिंग। तो हमारी फर्स्ट ईयर की वेबसाइट में कोई रिव्यूज एंड रेटिंग्स नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली वो नया प्रोडक्ट था। सेकंड ईयर में हमने कुछ रिव्यूज एंड रेटिंग ऐड किए, लेकिन वो टेक्स्ट की फॉर्म में। अब लोग कई बार ये सोचेंगे कि इसकी तो खुद की वेबसाइट है, इसने रिव्यूज एंड रेटिंग तो फेक ही लगा दी होगी, चैट जीपीटी से रिव्यू लगवा दिए होंगे। उसको इंप्रूव करने के लिए हमने इस साल ये कोशिश करी है कि जिन लोगों ने लास्ट 2 सालों से 1 साल से जागरूक जर्नल यूज करी है, अगर उनके कुछ वीडियोज रिव्यूज हम स्क्रीन पर दिखा सके और बता सके कि यार देखो ये लोग थर्ड ईयर भी खरीद रहे हैं, इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के लिए। सेम वे अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए वीडियो रिव्यूज लेके आ सकते हो तो नथिंग लाइक इट। तो ये 5 पैरामीटर्स आपको समझ आ गए और कैसे कैसे हमने इस पे काम किया है। कहीं भी अगर आपकी कोई डाउट हो कि यार इसमें और आपने क्या किया तो आप मुझे कमेंट बता देना। और अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ और समझाते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना भी लिया है, उसका MVP बना लिया है, तो ये सिर्फ पार्ट 1 ऑफ प्रोसेस हुआ है। उसके बाद 6 पार्ट्स और हैं जो आपको करने होते हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसके रेवेन्यू को स्केल करने के लिए, अल्टीमेटली घर में कुछ प्रॉफिट लाने के लिए। और ये पूरा प्रोसेस समझाने में मेरी मदद करने के लिए यहां पर आ रहे हैं आपके प्यारे एनडी। तो जनता, ई कॉमर्स में कोई भी प्रोडक्ट किसी सेलर से बायर तक पहुंचाने के जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे 6 पार्ट में बांटा है। ठीक है, अब ये कोई MBA की क्लास नहीं हो सकता, MBA वाले 12 में बांटे या 15 में बांटे, हमने 6 पार्ट में बांटा है और मुझे लगता है उसमें आप काफी कुछ सीख जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग की। किसी फेमस फाउंडर ने कहा है कि यार कस्टमर डोंट नो व्हाट दे वांट, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है नहीं। कस्टमर को बहुत पता होता है उनको क्या चाहिए। तो इसीलिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसकी बहुत क्वांटिटी में नहीं बनाते। इसलिए जब मैंने जागरूक जर्नल 2022 बनाई थी तो हमने सिर्फ 2000 क्वांटिटी में ही लॉन्च करी। उसके बाद जागरूक जर्नल 2022 के सारे फीडबैक इनकॉर्पोरेट किए। मैंने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो जागरूक जर्नल 22 तक कैसे पहुंचे, वो मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में कवर कर दिया है। लेकिन 22 से 23 में जो सीखने की बात है प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में, वो ये है कि हमने उन फीडबैक्स को कैसे इनकॉर्पोरेट किया। हमने जो भी सेल किया उसमें से मैक्सिमम सेल हमारी ओन वेबसाइट्स के थ्रू आई है,
जिनके हमारे पास फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी है। हम ना सिर्फ उन्हें मैसेज और ईमेल के थ्रू हमने रिव्यूज़ लिए, बल्कि कुछ लोगों की परमिशन के साथ उन्हें फ़ोन करके भी उनसे रिव्यूज़ लिए या उनसे वीडियो कॉल करके भी रिव्यूज़ लिए। जो हमारी कम्युनिटी में जुड़े, वहाँ तो भाई रिव्यूज़ की भरमार आती है, लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से ही इटरेट होकर प्रोडक्ट बना है 2022 से 23 और फिर 23 से 24। यही एक्सरसाइज इंश्योर करती है कि जो आपका प्रोडक्ट है ना वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। और इस ईयर इसे फर्दर वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए, क्योंकि इस साल हम इसे और भी ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि यार हमारा मार्जिन करो कम से कम। मार्जिन भले ही 0 आए, लेकिन हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट को हम 3x स्केल करें फिर से। और उसके लिए हमने इस बार प्राइसिंग रखी है और भी कम, ऐसी प्राइसिंग रखी है जो पिछले 2 साल लोगों ने खरीदी है उनको तो यार ये एकदम ऐसी प्राइसिंग लगे कि यार इस पे कैसे ये मिल रहा है। तो हमने पिछले साल जो प्राइसिंग थी, इसकी सेलिंग प्राइस थी वो 990 थी। इस साल जो हमने प्राइसिंग रखी है वो 699 रखी है, और उस पर भी डिस्काउंट कोड के साथ जो अर्ली बायर्स हैं उनके लिए 599 की पड़ रही है। बाकी सारे फीचर्स, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ सेम है, तो लोगों को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये वाला प्रोडक्ट लग रहा है। अब इसका सेकेंड पार्ट पर बढ़ते हैं, कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग। तो ये किसी भी ई कॉमर्स का एक प्राइमरी सोर्स है जहां से सेल्स होती है। आप कहाँ पे कैटलॉग करोगे, कहाँ लिस्ट करोगे। अगर आप ऑफलाइन भी बेच रहे हो तो उसमें भी कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग होती है, आप सुपरमार्केट्स में वगैरह रखते हो। बट यहाँ पे अपन प्राइमरी ई कॉमर्स यानी वेबसाइट की बात कर लेते हैं। तो एनडी ईयर 1, 2, 3 कैटलॉगिंग और लिस्टिंग में हमने क्या क्या इनोवेशन किया है? देखो, सबसे पहले तो हम खुद की वेबसाइट से बेच रहे थे, तो सारी हमारी कैटलॉगिंग खुद की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह हमारी खुद की वेबसाइट्स पे हो रहा था। लास्ट ईयर हमने बताया था कि हमने फर्स्ट जो वेबसाइट थी वो विक्स पे बनाई थी, उसके बाद हम शॉपिफाई पे ले गए। शॉपिफाई पे बहुत अच्छी। विक्स से आप शॉपिफाई में क्यों गए? क्योंकि शॉपिफाई जो है वो एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ऑल्सो शॉपिफाई का एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक फीचर है कि शॉपिफाई ने स्पॉन्सर नहीं किया भाई। नहीं, बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं किया है। शॉपिफाई का एक बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि कोई भी पहले किसी भी शॉपिफाई वेबसाइट से अगर उसने कुछ परचेज किया है तो शॉपिफाई उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब सेव करके रखता है। तो बेसिकली पेमेंट ऑप्शंस के समय जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रॉप होने की चांस रहती है, वहाँ पे लोगों को एक कंफर्ट मिल गया कि यार अभी टाइम नहीं लगेगा, मेरा फटाफट काम हो जाएगा। टाइम भी नहीं लगेगा, प्लस वो एड्रेस वेरीफाइड है, वो पहले शॉपिंग कर चुका है। तो आप ये अगर जनता कॉस्ट देख रहे हो ना, तो विक्स में हमारा पूरे साल का बेचने का 2400 रुपये लगा था, लेकिन शॉपिफाई में हमारे लगभग 77,000 रुपये लास्ट टाइम लगे थे। शॉपिफाई इवन 1% चार्ज भी करता है पर सेल का। अगर आप 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचोगे तो उसमें आपका 10 रुपये शॉपिफाई खा जाएगा। वो अपन एक बार स्क्रीन पे दिखा देंगे शॉपिफाई के क्या प्लान्स हैं। ऐसे वो 2% भी चार्ज करता है। हमने उसका एक बेसिक वाला प्लान ले रखा है, इसलिए वो 1% चार्ज कर रहा है। तो ऐसे काफी सारे प्लान्स हैं। बट आप सोचो कि यार 2000 से हमने 77,000 किया क्योंकि हमको अपने कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग के प्रोसेस को स्मार्ट बनाना था। तो बेसिकली विक्स लैक्स सर्टेन फीचर्स। शॉपिफाई पे जो वेबसाइट बन सकती है वो प्रोबेबली विक्स पे स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए नहीं बन सकती। दूसरी जो चीज़ है वो है डेटा। कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग में आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, कब सेल हुई, कितनी हुई, उसकी इनवॉइस, उसकी इन्वेंट्री, उसके मैनेजमेंट, उसका जीएसटी से रिकन्सिलिएशन, ये सारी चीज़ें भी इसी का पार्ट है। तो शॉपिफाई में क्योंकि वो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की साइट है, काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट है। दिस वॉज अगेन वन इंपॉर्टेंट रीज़न हमने जिसमें शिफ्ट किया था। बहुत ही अच्छा एनालिटिक्स मिल जाता है हमें यहाँ पे, राइट। तो इस वजह से हमने मेजरली शिफ्ट किया था। एंड दूसरा हमने कैटलॉगिंग लिस्टिंग की थी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी, राइट। क्योंकि लोग बहुत सीओडी चाह रहे थे, कैश ऑन डिलीवरी चाह रहे थे। हमारी खुद की वेबसाइट पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, राइट। ऐसे में हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मिले वो थे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और हमने उस पे लिस्टिंग की और उससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब वहाँ से जितनी भी सेल्स आई थी ना, बोनस ही सेल्स थी, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने जनरली लिस्ट कर दिया था। बाय द वे, जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप लिस्ट करो, इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि हमने इस साल कोशिश करी कि हमारी लिस्टिंग को अपडेट करें, पिछले साल की लिस्टिंग को अपडेट करें। एक तो उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर एसईओ में बहुत सारी चीज़ें लगती है, क्योंकि यार 22 है, अब 23 और 24 तो सेम रिव्यू रेटिंग कंटिन्यू रहे। ये सारी चीज़ें हमारे थोड़ी समझ नहीं आई है। इस प्रोसेस में अगर मैं डिवाइड करूँ इसको 2 पार्ट में, एक हमारी वेबसाइट पे और एक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मुझे अभी और डिटेल्ड इस साल हम ये कोशिश करेंगे, नेक्स्ट ईयर जो वीडियो बनाएंगे उसमें शायद ज़्यादा बता पाएंगे कि यार कैसे लिस्टिंग को बनाना है, कैसे समझना है। हमने लास्ट ईयर तो ऑप्टिमाइज ही नहीं किया था, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी सेल, वहाँ से अपने आप आ गई। इस साल हम उसको देखते हैं कि कैसे उस प्लेटफॉर्म्स को और यूज़ कर सकते हैं कैटलॉग एंड लिस्टिंग में। इस स्टेप में मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको नोट करना चाहिए वो है कि एवरी डे आपकी वेबसाइट पर कितने हिट्स आ रहे हैं। एनी वेबसाइट, विक्स और इवन शॉपिफाई, एवरीवन विल गिव दिस नंबर टू यू। एंड सेकेंडली, उस नंबर से आपकी सेल्स कितनी हो रही है। अगर आप इवन उस प्रोसेस को और भी ब्रेक डाउन कर सकते हो कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया और कितने लोगों ने सेल करी है। अगर ये नंबर आपका बढ़ेगा, सिर्फ व्यू बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, व्यू बढ़ाने के साथ साथ अगर आपका ऐड टू कार्ट बढ़ रहा है और ऐड टू कार्ट के बाद फाइनल पेमेंट बढ़ रहा है, कितनी यूनिट सेल हुई बढ़ रहा है, उसका परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो हमारी लास्ट 2 ईयर से कोशिश है कि कैसे लोगों को उस वेबसाइट में हम क्या नई इन्फॉर्मेशन डालें। तो फर्स्ट ईयर में वेबसाइट बड़ी बेसिक थी, सेकेंड ईयर में उसी वेबसाइट के लिए ना मनदीप ने एक वो बड़ी प्यारी इमेजेस बनाई थी
वो एक्सप्लेन करती है कि यार एक्चुअल जर्नल के अंदर आपको कैसी दिखेगी। दैट रियली हेल्प्ड। तो इस स्टेप का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए आपकी ओन वेबसाइट के लिए कि आपका व्यू टू पेमेंट रेशियो ज़्यादा बढ़े। इसके बाद पेमेंट गेटवे की बात करें तो फर्स्ट ईयर हमने सिंगल पेमेंट गेटवे के साथ काम किया, सेकेंड ईयर भी हमने एक ही पेमेंट गेटवे के साथ काम किया। इस साल हमने अपने वेबसाइट में मल्टीपल पेमेंट गेटवे लगा के रखे। तो हमने रेजर पे और फ़ोन पे इस बार यूज़ किया है, प्लस हम एक और अभी इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं। तो मल्टीपल पेमेंट गेटवे जितने ज़्यादा होंगे उतना बेटर रहेगा। राइट। और इसके चार्जेस ये कुछ हैं यूपीआई के, ये सब चार्जेस हैं, और भी प्रॉबेबली इस पे नेगोशिएट करा जा सकता है, बट दीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब आपके 1 से 2% प्लस जीएसटी, ये तो आपका पहले ही चला जा रहा है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें कैसे ऐड होगी मैं आपको एंड में बताऊंगा पीएनएल में। तो ई कॉमर्स से हमने 2 स्टेप समझ लिया। पहला स्टेप है आपका प्रोडक्ट बनाना, उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग। दूसरा स्टेप आ गया उसकी कैटलॉगिंग लिस्टिंग। थर्ड बढ़ता है भैया मार्केटिंग में। मार्केटिंग मतलब लोगों को जब पता होगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो आप, वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचाना इज कॉल्ड मार्केटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा एज है, वो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी बता देंगे कि यार आप भी कैसे अपना कोई ना कोई एज डेवलप कर सकते हो। तो लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है फ्री में, एक तरीका है पेड में। जो फ्री तरीका होता है उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और जो पेड तरीका होता है उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब पेड के मल्टीपल तरीके हैं। आप चाहो तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, इसको ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। आप ऑनलाइन गूगल फेसबुक वगैरह पर ऐड चला सकते हो, इसको आप ऑनलाइन मार्केटिंग बोल दो। थर्ड है आप इन्फ्लुएंसर्स से बात करो और उनको बोलो कि आप हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताओ लोगों को, वो हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में अगर आपकी ओन सोशल फॉलोइंग है, या फिर आपने एसईओ बहुत ज़बरदस्त कर रखा है कि कोई बहुत जर्नल सर्च करते ही आपका जागरूक जर्नल टॉप पे आने लग गया, तो ये भी आपकी एक तरह से ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। तो लास्ट ईयर की बात करते हैं। चूँकि हमारे पास एक ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो हमारी मैक्सिमम सेल तो है ना हमारे ओन वीडियोस बनाने से या चैनल के उसके थ्रू आ जाती है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि यार हम इसको पूरा डीप में समझना चाहते हैं, हम हर चीज़ के एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम गूगल एड्स भी चलाएंगे, हम फेसबुक एड्स भी चलाएंगे, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करेंगे। ऑफलाइन नहीं किया, ऑफकोर्स न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड नहीं दिया, बट बाकी तीनों ट्राई किए। उसके नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने गूगल पे ऐड चलाए थे, फेसबुक पे ऐड चलाए थे। तो 2022 वाले वर्जन में हमने 30,000 रुपये गूगल पे स्पेंड किए और करीब 80,000 रुपये फेसबुक पे स्पेंड किए। इसको हमने नेक्स्ट ईयर काफ़ी बढ़ा दिया। गूगल तो ये गूगल में ऐड जब तो चलाता है तब इसमें क्या करता है, इसमें किस कीवर्ड के लिए ऐड चलाता है, या क्या गूगल पे ऐड चलाने का क्या मतलब है? तो गूगल पे आप 2 तरीके से ऐड चला सकते हैं, और भी ज़्यादा तरीके होते हैं, बट हम यूजुअली एक तो सर्च ऐड चलाते हैं और दूसरा हम वीडियो एड्स को अपने प्रमोट करते हैं। ठीक है, वीडियो ऐड मतलब यूट्यूब पे कोई भी आपका वीडियो देख रहा है उससे पहले एक ऐड आता है, स्किपेबल नॉन स्किपेबल काफ़ी तरीके के एड्स होते हैं, तो ठीक है, वैसे ऐड चलाते हैं। तो हमने इसमें सर्च एड्स को ज़्यादा चलाया था, अलग अलग कीवर्ड्स चलाए। सर्च एड्स मतलब कोई जागरूक जर्नल सर्च कर रहा है तो उसको जागरूक जर्नल नहीं, कोई रैंडम सर्च कर रहा है डेली डायरी या कोई ऐसा लिख रहा है कि डेली जर्नल, तो उस पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो रैंक करना चाहिए। हमने ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करके सर्च एड्स चलाए थे। बहुत स्पेसिफिक वीडियो के आगे भी लगा सकते हैं हम। ऐसा कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक क्रिएटर के वीडियो पे ही चले, वो भी कर सकते हैं। हम किसी वर्ड पे वो ऐड चलाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं। तो गूगल में भी क्या रीमार्केटिंग होती है कि फॉर एग्जांपल आपका ऐड देख के कोई व्यक्ति ने क्लिक करके एक बार वेबसाइट पे आ गया, तो गूगल उसे फिर से ऐड दिखाएगा, ऐसा ऑप्शन रहता है गूगल में? हो सकता है। वो अपन ने यूज़ किया था? यस, हमने किया था यूज़। ठीक है। अपनी इसमें जो अपन ने लास्ट ईयर करीब कितने लाख लगाए हैं? हमने लगाए 1,66,000। तो जनता जब भी आप इस तरह के ऐड चलाते हैं ना, 2 नंबर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक होता है सीपीवी, एक सीपीसी। सीपीवी मतलब कॉस्ट पर व्यू, और एक सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। सीपीवी यानी आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा है। ठीक है, वैसे तो एक बिल्कुल वैसा नंबर है कि यार ऐड भले करोड़ों लोग देख लें, कोई खरीद ही नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए वो कहलाता है कॉस्ट पर क्लिक। तो हमारी जो कॉस्ट थी ना वो भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगी कि हमारी एवरेज अलग अलग कैंपेन्स में कॉस्ट कितनी आ रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा ये सबसे अच्छी कॉस्ट है या ये सबसे बेकार कॉस्ट है, बट एक तरह से बेंचमार्किंग आपकी हो जाएगी। अब आपने जब पिछले कैटलॉगिंग वाले पार्ट में देखा कि अगर आपकी वेबसाइट पे अगर आप 100 लोग लेके आते हो और मान लो उसमें 3% लोग खरीदते हैं तो 3 सेल होती है। उसी तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर ये 100 लोग आप पेड मार्केटिंग के थ्रू लेके आ रहे हो तो आपकी कॉस्ट पर क्लिक मान लो 6 रुपये है। 100 में से 3 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो आपके 600 रुपये खर्च होंगे 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में। मतलब पर पर्सन आपकी मार्केटिंग कॉस्ट हो गई 200 रुपीज़। इसमें आइडियली कुछ एक ट्रैकिंग होनी चाहिए। हमें नहीं, लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए, हमें इस साल भी नहीं कर पा रहे। हमको नहीं पता है कि यार कैसे हम कोई सेल को ट्रैक कर पाए कि ये गूगल में ऐड चला के ये वाला प्रोडक्ट बिका है या फेसबुक से ऐड चला के ये वाला प्रोडक्ट बिका है।
हम कोई पिक्सल विक्सल कुछ होती ट्रैकिंग कर पाए अपन? पिक्सल हमने लास्ट ईयर फिर भी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन शॉपिफाई में कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया में। वो शॉपिफाई की प्रॉब्लम नहीं होती, हो सकता अपने को नहीं आता भाई। नहीं, वो इनफैक्ट हमने कर लिया, हम सबने ट्राई। चलो ठीक है हाँ, हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, ये पूरा ही रखना है ऐसे कैसे है ना, ये ऑनेस्ट बना रहे हम। तो शायद हम नहीं कर पाए लास्ट ईयर। इस साल भी हमको पता नहीं है, हमने ये 1.5 लाख रुपए ये पूरे जल गए हैं या इससे कोई सेल हो गई है या बहुत अच्छी सेल हो गई है, हमको नहीं पता। ठीक है, आप प्लीज़ कोई एक्सपर्ट हो तो कमेंट में बता देना। तो इसके बाद हमने दूसरी करी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और उसमें फर्स्ट ईयर में हमने थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, तो उसमें हेल्प हुई थी। फर्स्ट ईयर में मान लो हमने 30-40 लोगों से वीडियो बनवाए होंगे या उनको प्रोडक्ट भेजा, वीडियो कितनों ने बनाए पता नहीं। इस साल हमने और ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट भेजा। तो देखो भाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ओवरऑल पिछले साल हमारी बिकी थी 169 जर्नल, इस साल हमारी बिकी है 251 जर्नल 2023 के एडिशन में। हमने जो प्रोसेस इंप्लीमेंट किया, हमने क्या किया, हमने काफ़ी सारे छोटे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, छोटे इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्रोडक्ट भेजा। हमने उनसे बोला कि आप इसका वीडियो बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाइए, एंड इन रिटर्न हम आपको पर सेल कुछ एक सर्टेन अमाउंट देंगे, और उसके लिए हम आपको एक कोड भी देंगे ताकि आपके यूज़र को भी ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिले, और जितने लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट खरीदेंगे हम उतना मल्टीप्लाइड बाय एक्स अमाउंट देंगे। उसके अलावा कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हमको लमसम अमाउंट भी देना पड़ा, पर बाई गेस बहुत ही कम, एक आध कोई 1000 ऐसा, बहुत ही कम। तो हमने लास्ट ईयर कुछ यहाँ पे आपको 60 दिख रहे हैं, हमने एक्चुअली 67 को भेजा था, कुछ तो ऐसे भेजा कि भेजने के बाद घोस्ट हो गए, ऐसा हुआ। 60 लोगों ने हमारा आगे बढ़े कि यार हमें कोड दे दो, तो उनका हमने यहाँ पे कोड सबका मेंशन किया और उसकी एंड में आप ट्रैकिंग करिए। तो आप यहाँ पे 60 लोग देख पा रहे हो। इसके अंदर जो मैक्सिमम सेल हो गई ना, आउट ऑफ से 250 जो बिकी, उसमें से मैक्सिमम सेल 8-9 लोगों ने ही पूरी हमारी करी है। ठीक है, इसमें हमारा ओवरऑल खर्चा है 9450 रुपये का, एंड दैट इज ओनली द अमाउंट जो हमने एज अफिलिएट या अपफ्रंट पेमेंट किया है। ये 9400 रुपये मार्केटिंग में खर्च करने के अलावा मैंने जो 70 लोगों को जर्नल भेजी, उसका जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट वो और ऐड कर लेते हैं, 10,000 प्लस 35,000 45,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे खर्चे आए हैं। और उन रिटर्न हमारी 250 की सेल हुई है, और 250 का हम अगर 800 का एवरेज पकड़े, बिका है 1,65,000 का एडिशनल सेल हुआ। हाँ, अब उनकी भी बिकेगी, लेकिन हमने बेसिकली 50,000 रुपये मार्केटिंग में खर्च करके 2 लाख रुपए की सेल करी है। तो हमारा रोआस एक टर्म होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रोआस हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 45,000, मतलब 4 रुपए कुछ, मतलब हम 1 रुपये मार्केटिंग में खर्च करके 4 रुपये लेके आए थे। ये रोआस निकालता है। आइडियली ये गूगल का भी और फेसबुक का भी रोआस हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। आप सोचो कि यार चौथाई कीमत आपकी मार्केटिंग में चलेगी, 25% मार्केटिंग में चलेगी अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमने करी। ऐसे ही हम कोई और तरह की मार्केटिंग करते हैं तो उसमें हमारी कितनी % कॉस्ट जा रही है, ये हमको बता देता है कि उस हिसाब से आपको अपने मार्जिन रखने पड़ेंगे। हमारे लिए ये जो मार्केटिंग की कॉस्ट है रिलेटिवली कम है, दिस कैन इवन गो एज हाई एज 50, 60, 70% भी कुछ लोगों के लिए जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी ऐड आप देखोगे ऐसे स्पॉन्सर्ड आते हैं, वो भी ऐड चलते हैं, वो एंडी बताता है। तो फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कि आपने जर्नल सर्च किया और कोई एक स्पेसिफिक जर्नल है जो ऊपर टॉप पे दिख रही है, वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो उस तरीके के एड्स भी हमने ट्राई किए थे। लास्ट टाइम हमने सिर्फ 2,000 रुपये के बजट पे ट्राई किए थे, और उससे हमारी सेल काफ़ी अच्छी हो गई। वो भी आगे आपको एंड में PNL में बता देंगे कि कितनी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल हुई है, वो ऐड से हुई है ऑर्गेनिक हुई पता नहीं है। अगेन यहाँ पे हम मात खा रहे हैं, यहाँ पे हमारी डेटा ट्रैकिंग गड़बड़े। तो प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ भाई, सच में साथ साथ में प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मार्केटिंग हो गई, अब 4th पार्ट में आते हैं जो सबसे पिछली बार जो फटा है ना सबसे ज़्यादा, वो है वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। करेक्ट, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग तो हमने बता दिया, अगर हमारी वेबसाइट पे हो रहा है मैक्सिमम चेकआउट हो रहे हैं। कुछ ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे थे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। पहले अपन एक काम करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट का प्रोसेस बना दे, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा अपनी गड़बड़ नहीं हुई। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेयर हाउसिंग कैसे करी, लॉजिस्टिक्स कैसे किया, उस पर बात करते हैं सबसे पहले। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऑर्डर आता है, आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, आपको वहाँ से सिंपल लेबल डाउनलोड करना होता है, वो लेबल निकालना है आपको और अपने प्रोडक्ट पे चिपका के उनका डिलीवरी कलेक्शन पार्टनर आता है उसको दे देना है। बहुत ही सिंपल, वो रोज़ का प्रोसेस है। रोज़ 12 बजे से पहले आप उसे चेक कर लो अमेजोन या फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड और उसे शिप कर दो। तो पिछली बार हमने क्या किया था कि जो हमारे वाले ऑर्डर्स थे वो तो वेयर हाउस से ही शिप हो रहे थे, लेकिन जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स थे वो हमने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। इसलिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो शिपिंग था वो बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग हुआ। लेकिन इसमें बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर ऑर्डर आपके पास में आ गया है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, इनके कुछ कट ऑफ टाइम होते हैं। जो फ्लिपकार्ट में है वो है 12 बजे का और अमेजोन में जो है वो है 10 बजे का। उससे पहले आपको वो ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। अगर आपने वो नहीं किया तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट आप पे पेनल्टी लगा देते हैं। सही बात है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में एक और प्रॉब्लम है, वो है रिटर्न्स की। हमारा अब ये अगेन ये डेटा हमारे पास नहीं है, थोड़ी सी लैकिंग हो गई है। हमको ये पता है कि ओवरऑल लॉस्ट कितनी हुई पिछले साल,
तो पिछले साल हमारी करीब 150 जर्नल अनअकाउंटेड फॉर है, कहाँ गई पता नहीं। उसमें से कई सारी ऐसी है जो COD में फटफटा के आ गई, कई जर्नल ऐसी भी थी जब हमारा रिटर्न हुआ अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो उसमें जर्नल थी नहीं, जर्नल में कोई पुरानी किताब डाल दी, एक तो हमारे पास अंडरवेयर किसी ने डाल के भेज दी थी। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है। अगर अभी हमें एक रफ एस्टिमेट करना हो तो लगभग 10% जर्नल्स थी जो फ्लिपकार्ट अमेजोन, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है बट 10% ऐसी थी जो रिटर्न हो गई हमारे पास वापस। ये आपको अपने वेबसाइट पे आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। रिटर्न कई सारे रीज़न से होती है, वहाँ पे जाके बंदा नहीं मिला, एड्रेस नहीं मिला, क्योंकि COD ऑर्डर था तो वो वापस लेके आ गया बंदा। अब वहाँ पे उसको रखना ही होता तो रख देता, या बोलते अभी घर पे नहीं भैया कोई और देगा, ये सब चीज़ें। तो ऐसे में भी कई बार रिटर्न हो जाती। तो वन मोर मैट्रिक्स विच वी ट्रैक्ड दिस ईयर 2024 में हम चाह रहे हैं कि हमारे रिटर्न कम से कम हो। रिटर्न कम से कम होने के लिए कैसे प्रोडक्ट चेक इन पे काम किया गया है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ जो रिटर्न हुए थे हमारी ओन वेबसाइट से भी। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि किसी में एक ही जर्नल चली गई, किसी में स्टिकर शीट नहीं गई, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स हुई थी। उसके लिए हमने एक नया प्रोसेस बताया जो कि हम आगे बताएंगे अभी। और ये प्रोसेस इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारा लास्ट ईयर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पे बहुत ही मामूली कंट्रोल था। करेक्ट। हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी, तो हमारे प्रिंटर के वेयर हाउस से शिप हो रहा था। वहाँ पे हम उनको रोज सुबह लेबल भेजते थे और वहाँ से वो प्रिंट करके लगाते थे और वहाँ से वो बंदा आके कलेक्ट करके जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों हुई मैं आपको भी समझाता हूँ। प्रॉब्लम क्या हुई, सबसे पहले एक एक प्रॉब्लम गिनाते। सबसे पहले जो पिकअप में प्रॉब्लम हुई वो बताओ। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हुई वो थी, हमने बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स को एक साथ कर लिया। 22 में हमने सिर्फ एक डिलीवरी पार्टनर को ले रखा था, DTDC। उसमें भी प्रॉब्लम्स थी, वो हर पिन कोड पे सर्विसेबल नहीं था, तो कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो हमें कैंसिल करने पड़ रहे थे। तो नेक्स्ट ईयर हमने सोचा कि जितने ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर उतनी अच्छी बात, तो हमने बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स को उसके लिए एक शॉप बोर्ड कर लिया। कौन सा पोर्टल? शिप रॉकेट। उसके लिए हमने एक इसमें हाँ कोई नहीं नेचुरल नहीं दे, उसके लिए हमने शिप रॉकेट के साथ में पार्टनर किया और हमने बहुत सारे कुरियर पार्टनर्स को ऑनबोर्ड कर लिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि लेट फॉर एग्जांपल ई-कार्ट, शैडोफैक्स, डिलीवरी और ब्लू डार्ट, ऐसे 4 डिलीवरी पार्टनर्स के हमने स्टिकर्स लगा के उन्होंने रेडी रख लिए। और अब उनके पास में ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो वो एक के ऊपर एक स्टैक लगाते जाते थे। तो दिन के मान लो 100-200 ऑर्डर आ गए तो रिगला बना दिया उन्होंने। अब जब वो उनका जो डिलीवरी एजेंट कलेक्ट करने आता था वो एक एक करके नहीं ढूंढेगा, वो खुद लोग बहुत जल्दी में होते हैं, तो इस वजह से हमारे ऑर्डर्स बहुत डिले हो रहे थे। फिर हमें ही वहाँ जाके ढूंढना पड़ता था, अच्छा ये ब्लू डार्ट का है, तो वहाँ पे एक अच्छे से प्रोसेस नहीं बना हुआ था, कोई स्टैक्स ढंग से नहीं बन रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी। तो अगर आप शिप रॉकेट टाइप कोई यूज़ कर रहे हो चीज़, तो ये ध्यान रखो कि उसमें उसमें ऑप्शन होता है। ऑप्शन होता है, अपने आप से ही अलॉट भी हो जाता है ना, कौन सा अपने आप से भी अलॉट चीपेस्ट है, चीपेस्ट अपने आप से भी अलॉट हो जाते हैं। प्लस इस बार हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 मैक्स 3 कुरियर पार्टनर्स ही रखे हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर लो कि मुझे ये कुरियर पार्टनर चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आप वो पहले से ही सेलेक्ट करके रखो। कौन से 3 पार्ट लिए जिसमें हमने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही? लास्ट ईयर किसने प्रॉब्लम करी हमारे? हमें शैडोफैक्स ने बहुत प्रॉब्लम दी, हमें डिलीवरी ने बहुत प्रॉब्लम दी, और एक्सप्रेस बीस करके एक पार्टनर है, उन्होंने भी प्रॉब्लम दी। तो इस बार हमने उन तीनों को ही हटा दिया। प्रॉब्लम का मतलब क्या? उनके ऑर्डर ज्यादा से पहुंचते नहीं थे, क्या ऑर्डर पहुंचते भी नहीं थे, उनके डिलीवरी एजेंट बहुत लेट आते थे, ऑर्डर कलेक्शन में 5-5, 6-6 दिन लग जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम। अब नई प्रॉब्लम होगी, हमको लास्ट ईयर हुई भाई उनसे प्रॉब्लम। हाँ। तो और अब इस बार कौन से 3 यूज कर रहे हैं? तो अभी हम 3 यूज कर रहे हैं। एक तो ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स है, इसके बाद में हम ब्लू डार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक इंडिया पोस्ट हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पिन कोड्स होते हैं जहाँ पे सर्विस नहीं हो रही है, तो वो इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट लेकिन शिप रॉकेट में नहीं है? शिप रॉकेट में है इंडिया पोस्ट आ गया, पिछले साल शायद नहीं था। पिछले साल नहीं था, इसी साल से आया है। तो आज तीनों उससे ही हो रहा है। वेरी नाइस। इंडिया पोस्ट भी यहीं से कलेक्ट होता है? इंडिया पोस्ट देने जाना पड़ता है? इंडिया पोस्ट का वैसे तो कलेक्शन यहीं से होना चाहिए, बट इंडिया पोस्ट वाले जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो पोस्टमैन है वो रात को 9 बजे आएगा आपके पास कलेक्ट करने के लिए, और ऐसा, तो वो बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ दे जाया करिए। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा प्रोसेस बना रखा है वो, बट हमारा काम हो जाता है। तो मेरे लॉजिस्टिक में ऐसा है कि अब पिछले साल की एक तो मिस्टेक थी हमारी पार्टनर वाली, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी आई लास्ट ईयर। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी एंडी? सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी आई कि कुछ लोगों ने एड्रेसेस जो थे वो गलत दे दिए थे हमें। ठीक है। शॉपिफाई में ये हालांकि ये वाला ऑप्शन है कि वो पहले से आपका एड्रेस कलेक्ट कर लेता है, बट उसमें भी कुछ लोगों ने घर चेंज कर लिए, कुछ लोगों ने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, शॉपिफाई में मोबाइल नंबर नहीं मिलता, उस वजह से OTP नहीं पहुंच रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। तो इस बार हमने उस पर वर्क किया। अब हम जैसे ही कोई लास्ट ईयर ऐसे कितने ऑर्डर हमें कैंसिल करने पड़े या ऐसे कितने ऑर्डर रिटर्न आए? कुछ परसेंटेज में कुछ नंबर है? करीब 2 से 3% ऐसे ऑर्डर। 2 से 3%। तो लास्ट ईयर हमने 6000 जनरल सेल करी थी, तो उसका 3% समझ लो, 2% भी पकड़ लो, तो कितना हो गया? 120। करेक्ट, 120 से ज़्यादा ही थे। 120 से ज़्यादा ही थे ऐसे ऑर्डर्स जो हमको कैंसिल करने पड़ गए लास्ट मोमेंट पे, या वो एड्रेस मिल ही नहीं रहा। एड्रेस नहीं मिल रहा, डिलीवरी पार्टनर पहुंच गया उनके घर पे डिलीवर करने के लिए, लेकिन और ऐसे में आपका कॉस्ट तो लग ही जाता है डिलीवरी का। हमारा तो कॉस्ट जाने का भी लग जाता है, डबल लग जाता है, कॉस्ट आने का भी डबल लग जाता है। तो अगर मान लो आपका
मान लो 400 का प्रोडक्ट है और 200 रुपये आपकी डिलीवरी चार्ज है, तो 200 400 तो आपकी यूँ ही स्वाहा हो गए। वो आया भी प्रोडक्ट और कई बार टूटा फूटा आ जाता है वो वापस डिलीवरी ये भी होना। तो इस बार हमने क्या किया एड्रेस को फुल प्रूफ करने इस में, बार हमने एक प्रोसेस बनाया कि जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा हम उसको व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे ताकि हम वहाँ पे एड्रेस जो है वो कंफर्म कर सकें। उसमें हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं कि हमने एक टेम्पलेट अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। हमने एक ऐसा टेम्पलेट बनाया है, उसमें ऑर्डर नंबर, उसका पूरा एड्रेस जा रहा है और उसमें नीचे ये भी लिखा है कि अगर आपका एड्रेस गलत है तो आप हमें इस फॉर्म पे अपडेट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। कितने % लोग के एक्चुअल समझ आ रहा है कि एड्रेस गलत है? हाँ, तो अभी तक हमने करीब 3000 ऑर्डर शिप कर दिए हैं। उसमें से हमारे पास में करीब 200 एंट्रीज आ चुकी है उस फॉर्म में। ये तो सिर्फ फॉर्म की एंट्रीज है, इसके अलावा मेल्स और व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग रिप्लाई कर देते हैं। तो लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो अपने ऑर्डर में एड्रेस में कुछ चेंज करवाना को चेंज कराते हैं। कोई लैंडमार्क डलवा देता है, कोई फ़ोन नंबर में कुछ चेंज करवा देता है, या कोई किसी का पिन कोड गलत हो जाता है। तो इस साल इसके कारण हमारे जो वो ऑर्डर के कारण रिटर्न हो रहे हैं वो अभी तक मेरे ख्याल में बहुत नॉमिनल है। अभी तक हमारे सिर्फ 6 रिटर्न है, तो 3000 में 6 रिटर्न जिस कारण है एड्रेस नहीं मिलने के कारण, विच इज़ गुड। सो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, अच्छा बाय द वे व्हाट्सएप कैसे कर रहे हैं अपन ने, कोई यूज़ कर रखा है? सो हम व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट यूज़ करते हैं, तो हम अभी वो मैनुअली कर रहे हैं। हम मैनुअली एक्सेल डाउनलोड करते हैं। अरे बाप रे। और उसमें नहीं, मैनुअली ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सेल डाउनलोड करनी होती है और वो एक पोर्टल पे डाल देनी होती है, वो अपने आप उसे सेंड कर देता है। बट उसके लिए भी हम अभी API इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आएगा हैंड टू हैंड यूज़र के पास में व्हाट्सएप चला जाएगा। तो अगर आपके भाई छोटा मोटा काम है, दिन के 10 ऑर्डर आते हैं, तो आप सिंपल कॉल करके भी वेरीफाई कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। 40-50 तक भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली कि सर आपका ऑर्डर आया, एक बार एड्रेस कंफर्म कर लीजिए, यही एड्रेस है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। इससे हमारी लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, 2 से 3%, यहाँ हमने बचाने की करी। और क्या करें? नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी कि बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेंट कर रहे थे कि उनको डायरी जो है वो फटी हुई मिली है, या उनके पास में एक ही डायरी पहुंची है, किसी के पास में बुकमार्क नहीं आया। फटी हुई की तो मुझे लगता है नहीं आई होगी ना लास्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हमने बॉक्स ही चेंज कर दिया था। याद कर, लास्ट ईयर आई थी, लास्ट ईयर नहीं आई थी, लास्ट ईयर नहीं आई थी क्योंकि हमने बॉक्स हार्ड कर दिया था। हाँ, तो कोई नहीं, ठीक है। तो फटी हुई तो ज़्यादा नहीं आई होगी मेरे ख्याल में। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर आई थी फटी हुई बहुत सारी, वो हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन लास्ट ईयर हमने QC कुछ नहीं करी, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रोसेस नहीं हो रहा था, वो उनके वेयर हाउस से प्रोसेस, पैक वहीं से होके आ रहा था। तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई QC में, क्या क्या होता था? एक तो जर्नल्स नहीं आती थी, जर्नल चेक करनी, पूरी चीज़ें, स्टिकर नहीं आया, बुक मार्क नहीं आया, ऐसी चीज़ें हो गई। कई लोगों को एक ही जर्नल गई, कई लोगों को 2 सेम जर्नल भी चली गई थी। तो इस बार हमने एक प्रोसेस किया कि जैसे ही वेयर हाउस से हमारे पास में जर्नल्स आई हमारे ऑफिस में, हमारे वेयर हाउस में, तो हमने क्या किया, एक प्रोसेस बनाया कि जैसे ही कोई जर्नल आएगी हम उसे खोलेंगे, हम चेक करेंगे इसमें सारी चीज़ें हैं या नहीं, उसके बाद हम उसे बंद करेंगे और उसके ऊपर एक सील लगाएंगे, और वो सील लगाने के बाद में फिर वो आगे पैकेज होके शिप होगी। तो इस साल है ना, ऐसे अभी तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। वैसे मजे की बात है, फिर भी हमने सब चीज़ करी है। फिर भी ऐसे 3-4 लोगों ने हमारे वीडियो भेजे हैं कि आपके तो इसमें ना कचरा आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। अब ऐसे कुछ होते हैं लोग, हमको पता है कि यार हमने एक एक पैक करते समय बिल्कुल ध्यान से पैक किया है। एवरी सिंगल ऑर्डर हैज़ बीन प्रोसेस पर्सनली बाय LLA टीम। उसमें गड़बड़ होने के चांस नहीं। अब या तो वो यूज़र गड़बड़ कर रहा है या बीच में शिपिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा हो सकता है। ऐसे फिर भी आप मान लो यार 0.1% तो लोग रहेंगे ही रहेंगे। ये तो ई-कॉमर्स में भी बहुत चलता है, इसीलिए ना आजकल वो भाटे वगैरह आ जाते हैं, तो इतने ईजिली रिटर्न नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअल प्रोडक्ट आया है ना, उसमें कोई पत्थर डाल के और फिर फोटो खींच के बेचते हैं कि यार ये मेरे पास आया नहीं है। ये प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक्स में। इस साल हमने सॉल्व करने के लिए लॉजिस्टिक्स का पूरा कंट्रोल खुद के पास लिया है। सबसे पहले सारी जर्नल हमारे ही नीचे ऑफिस में अभी के लिए स्टोर हो रही है। ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, थैंकफुली जगह एक एक्स्ट्रा थी, हमने लैंडलॉर्ड से बात करके एक एक्स्ट्रा रूम ले लिया, उसमें हमने सारी जर्नल स्टोर करी है। सबसे पहले वो चेक होती है, उसके बाद उस पर एक स्टिकर लगाया जाता है, उसके बाद उसका ऊपर एक पॉली बैग में पैक किया जाता है, क्योंकि कई बारिश में जा रही हो इस तरीके तो ख़राब हो सकती है। इसमें भी शिप कर सकते हैं, लेकिन इसका कवर ख़राब हो जाएगा और बारिश वगैरह में भीगने का बहुत डर रहता है। आप सोचो कि वॉट एवर कैन गो रॉन्ग इन शिपिंग, वो विल गो रॉन्ग इन शिपिंग, क्योंकि इस तरह से वहाँ पे कैसे उसको हैंडल किया जाता है, वो बहुत गड़बड़ है। एंड लास्टली जो लेबल है, वो लेबल प्रिंट होने से पहले एड्रेस वेरीफाई हो रहा है और उसके बाद इंडिविजुअली लेबल पैक हो रहे हैं। लेबल पैक होकर हम उसको अलग अलग स्टैक में डालते हैं, ई-कार्ट का अलग, ब्लू डार्ट का अलग, इंडिया पोस्ट का अलग, वो हम खुद दे के आते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, वो और अलग से पड़े रहते हैं, वो अलग से और फ्लिपकार्ट अमेजोन का बंदा लेके जाता है। 5th प्रोसेस रहता है हमारा कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट ऐसी बनानी चाहिए कि सपोर्ट कम से कम लगे। ऑब्वियस चीज़ों के लिए लोग आपको मैसेज नहीं करें कि यार इसके अंदर क्या क्या आएगा, बॉक्स में क्या मिलेगा। उसके बाद फिर भी लोगों को अगर डाउट होते हैं तो
आप सबसे पहले ट्रैक करो कि किस किस तरह के डाउट आ रहे हैं, क्या उनको भी हम वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ट्रैक कहाँ के करें ऑर्डर जाके, तो एक Q&A डाल दो यार कि ट्रैक कहाँ से करें। ट्रैक मतलब क्वेरी डाल दो या कहीं पे एक बटन डाल दो कि यहाँ जाके ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी वेबसाइट पे ट्रैक ऑर्डर करके एक टॉप पे ही हेडर पे ही बटन डाला हुआ है, वहाँ पे जाके वो अपना सिंपली मोबाइल नंबर या ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं और उनको पूरी ट्रैकिंग हो जाती है। तो अब इसके बाद भी अगर लोगों के डाउट है तो हमने कौन कौन से मोड्स दिए हैं उनको सपोर्ट तक पहुंचने के लिए, और उसमें इंडिविजुअली क्या क्या कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो सबसे ईजी हमने मोड दिया है व्हाट्सएप। ठीक है, हमने वेबसाइट पे ही एक व्हाट्सएप का बबल लगा रखा है, किसी को भी प्रॉब्लम आए वहाँ पे क्लिक करता है, सीधे हमारे पास में व्हाट्सएप आ जाता है उसका। मैक्सिमम ऑफ द क्वेरीज हमें व्हाट्सएप पे ही आती हैं। ठीक है, किस तरह की क्वेरीज अभी आ रही है हमारे पास? बहुत तरह की क्वेरीज आती हैं। ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज ये होती है कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो कब निकलेगा, सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं। इसके अलावा लोग पूछते हैं हमारा ऑर्डर हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि लोग मेल चेक नहीं करते हैं, तो व्हाट्सएप पे हमसे वो पूछ लेते हैं। तीसरी क्वेरी ये आती है कि मुझे ऑर्डर करना है, कैसे करूं। कई लोग डिस्काउंट कोड्स मांगते हैं, तो ये मेजर अलग तरह की क्वेरी आती है। तो ये अगेन ये देखो, आपको अगर आपके पास चैट्स आएगी ना तो आप देखोगे कि यार इसको कैसे सॉल्व करें। अब ये सब लोग पूछ रहे हैं मेरा ऑर्डर कब शिप होगा, तो पहले ही मैसेज भेज दो ना, उनको सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलेगा। तो व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास सपोर्ट आ रहा है। और कैसे सपोर्ट आ रहा है? इसके अलावा हमारे पास में ईमेल, हमने ईमेल दे रखा है सपोर्ट। ईमेल पे सपोर्ट आ रहा है, उस पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। उस पे बल्क ऑर्डर्स किसी को करने होते हैं तो भी वो वहीं भेजते हैं, तो ईमेल पे भी ऐसे ही कुछ सपोर्ट की क्वेरीज वहाँ पे भी आती है। ठीक है। एंड थर्ड चीज़ मुझे लगता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी इसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हर एक जागरूक जर्नल में हमने QR कोड दे रखा है उस टेलीग्राम ग्रुप की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हमको DM वगैरह कर देते हैं, वहाँ पे टैग करके बोल देते हैं कि यार हमारी ये इश्यू आ रहा है या हमारा ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। देखो हमें ना ट्रेन में जब हम जाते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो हम बार बार देखते रहते हैं कब आएगी। अभी तो इसका लिए कोई ऐप यूज़ करते हैं हम, वेयर इज़ माई ट्रेन। अच्छा अभी 17 मिनट है, 20 मिनट है, एक अपने को पता ही नहीं हो कि ट्रेन कब आएगी, कभी भी आ सकती है, लेट है बस कभी भी आ सकती है, तो एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। लेकिन वो अगर वो वेयर इज़ माई ट्रेन में मैंने चेक कर लिया कि ये 17 मिनट बाद आएगी, अभी मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं थोड़ा घूम आऊँगा, चाय पी के आ जाऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। पता है मुझे कि इतना टाइम लगेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट का पार्ट, के बंदों को बस बता दो। मोस्ट पीपल विल नॉट ऑब्जेक्ट कि यार हमारी जर्नल 10 दिन लेट आ रही है, बस उनको बता दो कि कोई बात नहीं सर, देखो अभी दिवाली का टाइम था इसलिए ऑर्डर्स डिलेट चल रहे हैं, या अभी बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं इसलिए ऑर्डर थोड़े डिलेट चल रहे हैं, पैकेजिंग लेट चल रही है। अभी जैसे हमारे जो 2 इंटर्न्स थे, गर्वित और मानव, उनके दोनों के कुछ तो फैमिली इशू, एग्जाम इशू थे जो पूरे ऑपरेशन में हेल्प कर रहे थे, तो उनको भी छुट्टी लेनी पड़ी, तो बीच में थोड़ा सा हमारा ये जो ऑपरेशन का प्रोसेस है वो हिल गया। तो कस्टमर सपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है लोगों को इन्फॉर्म्ड रखना। तो इसमें हमने हमारे इंटरनल पर्पसेस के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए हमने एक और प्रोसेस स्टार्ट किया इसी साल से, कि हमने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, और उस पर हम रोज़ की रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमारे कितने विजिट्स आए वेबसाइट पे, कितनी सेल्स हुई, कितने अमाउंट की सेल हुई, टोटल सेल्स अमाउंट क्या था, कौन कौन से कोड यूज़ हुए, और हमने मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया, वो सब चीज़ें एक ओवरऑल हमें एक ही जगह पे मिल जाती है। इसका हमने एक नया डैशबोर्ड भी बनाया है, अभी ये व्हाट्सएप पे आ रही है। व्हाट्सएप पे इसलिए आ रही है ताकि हम तुरंत डिसीजन मेकिंग ले पाएँ। इसका एक डैशबोर्ड भी बनाया है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, एक्सेल डैशबोर्ड। इसमें और नंबर्स हैं कि यार आपका क्लिक टू मतलब व्यू टू सेल रेशियो कितना है, फलाना टीम का ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कब तक हमारी जर्नल्स खत्म होगी, वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बनाई हुई है इसमें। और इसमें हमने एक सपोर्ट वाला भी डाल रखा है कि जो भी व्यक्ति ये रिपोर्ट भेज रहा है वो ये भी बताएगा कि लास्ट डे कितनी ईमेल की सपोर्ट क्वेरीज पेंडिंग है, कितनी व्हाट्सएप की सपोर्ट क्वेरीज पेंडिंग है, तो वो भी हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, और इसके बेसिस पे हम फिर आगे चीज़ें और अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट बढ़ते हैं अकाउंट रिकन्सिलिएशन एंड डेटा पे। तो डेटा का हमने बताया जितना ट्रैक कर रहे हैं उतना कर पा रहे हैं। अकाउंट रिकन्सिलिएशन में ज़्यादातर स्टार्टअप है ना यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अगर आपके पास सारे नंबर्स नहीं हैं, आप इंट्यूटिवली ना ये नंबर लेके नहीं आ सकते। आपको लग रहा है कि यार हो जाएगा, वो कैसे जाएगा? जैसे सिंपल बात है, मान लो अपने को 10,000 जर्नल्स बेचनी है, आपके पास पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए कि एवरेज अगर मेरी 300 जा रही है तब तो एक महीने में 10,000 जर्नल बिकेगी, नहीं तो आप 10,000 खड़े रखो यहाँ पे, अपने पास इन्वेंट्री पड़ी रहेगी और आपको दिन में 100 बिक रही है, आपको लग रहा है अरे वो 100 हो गई, अरे भाई 100 ही हुई है, आपकी 10,000 नहीं पहुँचोगे। तो बहुत सारे नंबर्स हमको डेली पता होने चाहिए। जितना बिजनेस को आप नंबर्स के थ्रू जानोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। आपके नंबर्स बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अनुसार। तो देखो, इसके सेल्स नंबर बताने से पहले मैं आपको हमारे खर्चे बताता हूँ, एक्सपेंस नंबर बताते हैं, फिर लास्ट में सेल्स नंबर भी ऊपर वाला रिवील हो जाएगा। तो ये हमारी है टोटल कॉस्टिंग है। देखो, आपको ईयर 1 में हमने 2000 जर्नल बनाई थी, और पर जर्नल जो आई थी हमारी कॉस्टिंग वो 301 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट आई थी, मतलब ये प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट हो गई। पिछले साल हमारी ये कॉस्ट आई है 280 रुपये। ये कम नहीं हुई कॉस्ट। मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि कॉस्ट तो उतनी बड़ी है,
लेकिन 280 रुपये कॉस्ट आई क्योंकि हमने एक पैरामीटर इसमें सेपरेट कर दिया, ठीक है। वो पैरामीटर हमने किया है फिक्स्ड कॉस्ट, या आप जो फिक्स्ड चार्जेस या प्लेट चार्जेस दिख रहा है ना 1,41,000 रुपये, तो ये है एक वन टाइम कॉस्ट। हमने लास्ट ईयर हमने ऐसा सोचा था, हमने लास्ट ईयर पहले 5,000 ही प्रिंट करवाई थी, फिर हमने 1,000 और प्रिंट कराई। हमने सोचा ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट करानी पड़े, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए शायद 15 तारीख के आसपास ही सोल्ड आउट हो गई थी, तो हमने 1000 और फिर 1000 में बहुत सारे मेल आने लग गए थे, तो 1000 और प्रिंट करवाई। तो इसलिए हमने पहले से ही क्लियर करा कि यार आप है ना हमको एक कॉस्ट बता दो, ये कि अगर मैं एक जर्नल भी प्रिंट कराऊंगा तो भी मेरा 1,41,000 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उनको उसके हिसाब से पेपर को प्लेट्स बनानी पड़ती है, वो प्लेटिंग का खर्चा या कुछ बेसिक सेटअप का खर्चा, वो सारा 1,41,000 होता है। फिर आप एक जर्नल बनाओ या 1000 जर्नल बनाओ या 10,000 बनाओ, ये 1,41,000 फिक्स है। तो हमने बोला कि अलग से बता दो, ताकि हमको इंक्रीमेंटल जितनी भी जर्नल बनानी पड़े उसकी आप सिर्फ प्रिंटिंग और पेपर कॉस्ट जोड़ो और आपका मार्जिन, प्रिंटर को बोला आपका मार्जिन जोड़ो, तो उस हिसाब से हमारी ये कॉस्ट अलग से आ गई। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अब 6,172 में एक बार करो एंडी, तो अभी देखो पिछले साल जर्नल की आई थी 301 रुपये, इस बार ये 6,000 जर्नल के हिसाब से 22 रुपये और ऐड हो गए, तो 280 प्लस 22 हो जाता है 302 रुपये। अब यही चीज़ अगर मैं इसको 10,000 जर्नल प्रिंट करता तो 10,000 करते तो 14 रुपये ऐड हो जाती। तो इसलिए बोलते हैं कि आप हायर क्वांटिटी में जाओगे ना, प्रोडक्शन करोगे, तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये इन्फाइनाइटली कम नहीं होती कि यार आपने मिलियन पीसेस बना लिए तो बहुत कम हो गई। हाँ ठीक है, उसमें आप थोड़ी सी उस तरह से भी हेल्प कर सकते हो कि यार आप फिर सीधा पेपर जो खरीद रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं खरीद रहे हो, मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन एक लिमिट तक ही कम होएगी, एक पॉइंट पे तो आपकी उससे ज़्यादा कॉस्ट तो कम होएगी ही नहीं। तो हमारी अगर बेस्ट केस सिनेरियो भी मान लेते हैं कि पूरी करके हमने मिलियन प्रिंट करा दी, हर एक के लिए मान लो 1 रुपये ऐड हो रहा है, 50 पैसे ऐड हो रहा है, तो भी हमारी 280 तो कॉस्ट आती ही हमने वो कॉस्ट बना ली। तो लास्ट ईयर हमारे पास में पैकेजिंग चार्जेस आए 31,000 रुपए के। इसमें जो वेयर हाउस पे हमारे जहाँ पे पैकिंग हो रही थी वहाँ पे उन्होंने लेबर लगा रखी थी, उसके बाद में वो लोग अंदर थैली डालते थे, फिर उसको पैक करते थे, बॉक्स के ऊपर भी वो एक वाइट कलर का पॉलीथीन लगाते थे जिसमें जो कि शिपमेंट में, ताकि बॉक्स खराब ना हो। तो ओवरऑल करके ऐसा 3 से 4 रुपए का पर जर्नल उन्होंने हमसे कॉस्टिंग ली। ये 3-4 नहीं, एक्चुअली 5 रुपये प्लस है, 6 पंजे 30, 5 रुपये प्लस हमारा कॉस्टिंग आया। उसके अलावा इस साल हमने 2 तो हमारे ऑपरेशंस के इंटर्न हैं और एक बंदी है जो हमने पैकेजिंग के लिए सिर्फ जो चेक करके प्रोडक्ट में डालने वाली है, हमारी भी टीम में हेल्प करती है। अभी वो मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, तो वो भी हमने हायर किया है। तो ये कॉस्ट इस साल और भी बढ़ेगी। और हम नेक्स्ट ईयर के एडिशन में बताएंगे इस साल कितनी हमारी पैकेजिंग और ऑपरेशंस में कॉस्ट आई है। लास्ट ईयर क्योंकि आउटसोर्स थी तो लगभग हमारी 5 रुपये पर जर्नल पड़ी। इसके बाद में शॉपिफाई का एक बहुत मेजर कॉस्ट आया जो हम आपको पहले बता चुके हैं, उसके प्लान्स हम दिखा चुके हैं। इसके बाद में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के कमीशन जो हमें लगे, प्लस एड्स भी इसी में जुड़े हुए हैं। तो सब हमने फ्लिपकार्ट पे काफ़ी अच्छी सेल की थी, अराउंड 700 यूनिट्स बेची थी। वो आपको अभी बताएंगे एग्जैक्ट कितनी सेल हुई है। उसमें से 1,51,000 हमारा कमीशन लग गया और अमेज़ॉन पे करीब 26,000 रुपये का हमारा कमीशन लग गया। रेजर पे के चार्जेस जो हमने आपको बताया था कि रेजर पे 1% काटता है, यूपीआई पे, डेबिट कार्ड पे 2% काटता है, उसमें हमारा यहाँ पे चार्जेस लगे हैं 1,08,000 के करीब। इसके बाद में स्टेशनरी का कॉस्ट आया हमारा, ऑफिस में जो पैकिंग वैकिंग होती थी या जो भी, और उसके बाद में जो शिपमेंट का टोटल कॉस्ट हमने जितनी भी जर्नल शिप करी, वो जो शिप रॉकेट ने हमसे चार्ज किया वो था 5,10,000। आप पिछले साल से अगर इसे कंपेयर करो तो देखो कितना बढ़ गया है, 2,24,000 2 लाख से 5 लाख। तो हमने, लेकिन आप सोचो यहाँ पे हमने ना 3x जर्नल हमने भेजी है, लेकिन उस हिसाब से ये ट्रिपल नहीं हुआ है। अगर ट्रिपल होता ना तो ये चला जाता 6,75,000। तो लास्ट ईयर हमने थोड़ी एफिशिएंसी उसमें प्राइसिंग पे काम किया। आपको दिखा दे लास्ट ईयर हमारी क्या प्राइसिंग पड़ी। देखो इसमें शिपिंग कॉस्ट जो चलती है ना, वो चलती है वेट के हिसाब से। अगर आपका आधा किलो के नीचे है तो 1 वेट रहेगा, आधा किलो से 1 किलो है तो 1 वेट रहेगा। 1 किलो 100 ग्राम भी हो गया तो वो 2 किलो की रेंज में चला जाएगा। तो 1 से 2 किलो का अलग अलग पैकेजिंग जाता है। फर्स्ट ईयर जो हमारा जर्नल था ना, वो 1 किलो से ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा था, बट वो 1 किलो के आसपास बैठ के हम 1 किलो का चार्ज करता था क्योंकि वो हमारा लोकल वेंडर था। और वो हाँ, तो लास्ट ईयर हमने ना ये बेटर पैकेजिंग भी, अभी है नहीं कोई बात नहीं, लास्ट ईयर हमने एक बेटर पैकेजिंग भी डाली, लेकिन फिर भी कोशिश करी कि कैसे करें इसमें कि ये वेट 990 ग्राम ही आए, है ना। और इस साल हमने थर्ड एडिशन में भी ये इंश्योर किया कि 1 किलो के नीचे हो, ताकि पैकेजिंग जो शिपमेंट चार्जेस है वो आपको उतने नहीं देने पड़े। तो फर्स्ट ईयर हमारी एक जर्नल को भेजने की एवरेज कॉस्ट आती थी 112 रुपये, उसको हम लास्ट ईयर ले आए थे 102 रुपये के आसपास। 2 जर्नल्स को भेजने की कॉस्ट आ रही थी 200 रुपये, उसको हम ले आए थे 192 के पास में। और 3 जर्नल्स को भेजने की कॉस्ट आ रही थी 295, जो हमने सिग्निफिकेंटली डाउन करके 265
पे हम ले आए थे। इसमें हमने शिप रॉकेट का जो था हमने प्रो प्लान लिया था, और इस बार हमने और एक अच्छा प्लान लिया है जो कि है एंटरप्राइज प्लस प्लान। वो बहुत महंगा है। वो महंगा नहीं है, वो एक्चुअली हम क्योंकि हमारे Volume ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये दिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये शिपिंग की कॉस्टिंग हो गई। तो आप देखो शिपिंग सबसे बड़ा खर्चा हो जाती है। तो हमने अगर लास्ट ईयर कुछ 6000 जर्नल तो हमने प्रिंट कराई थी, उसमें डिलीवर हमने एक्चुअल भेजी कितनी है जो भी है, लगभग 100 रुपये का तो खर्चा है ना राइट। पर जर्नल। अगर हम आपसे 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो उसमें से 100 रुपये तो शिपिंग के क्लियरली चले ही गए। उसके बाद और खर्चा है। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट आ गई है कॉस्टिंग, वो लास्ट ईयर की आई है 2,78,000। ये हमारी वर्किंग कैपिटल जो हमने धंधे में डाली है। नहीं, 27 लाख। 27 लाख, सॉरी, लास्ट ईयर हमारी यही 27 लाख, ज़्यादा है बहुत। 27 लाख रुपए हमने अपने घर के लगाए इसमें कि यार अब देखते हैं कितना इसमें प्रॉफिट आएगा। लेकिन अभी ये खर्चे सिर्फ यही नहीं, अभी खर्चे और भी बता रहा हूँ। और उससे पिछले साल हमने करे थे 8-8.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अब आते हैं अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बता दो, फेसबुक एंड गूगल जो हम आपको पहले बता चुके, हमने वहाँ पे मार्केटिंग की, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी हमने एग्जैक्ट आपको अमाउंट बता दिया। तो टोटल मार्केटिंग आ गई हमारी, टोटल मार्केटिंग करीब हमारी 3 लाख रुपए के आसपास आ गई। इसके बाद में ये नंबर है ना बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम 90% सेल ऑर्गेनिक के थ्रू हुई है। अब जो 10% सेल ऑर्गेनिक के थ्रू नहीं हुई है ना, उसके लिए इतना खर्चा आ गया है। तो आप समझो मार्केटिंग बहुत महंगी चीज़ है, उसको अकाउंट किए बिना आप अपनी कॉस्टिंग और सेल्स प्राइस लगा दोगे ना, बहुत नुकसान में हो जाएगा। इसके अलावा हमने इंसेंटिव और सैलरी का भी कॉस्टिंग जो है वो इसमें इंक्लूड किया है। जब आप अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट शिपिंग वगैरह करते हो, अब इसमें हो सकता है थोड़ा टेक्निकल MBA वाले कुछ और कर दे, तो आपकी जो सेल प्राइस हुई, जो आपका रेवेन्यू हुआ, बेसिकली रेवेन्यू माइनस आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग, उसमें आपकी पैकेजिंग, उसमें आपकी शिपिंग, ये सब घटाने के बाद जो पैसा बचता है ना, वो बचता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उसी के साथ अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से भी आप मार्केटिंग के खर्चे, ब्रांडिंग के खर्चे, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के खर्चे, टीम के खर्चे, इंसेंटिव, डिस्काउंट, ये सब घटाते हो तो वो आपका बचता है नेट प्रॉफिट। डिस्काउंट तो नहीं, डिस्काउंट तो पहले में ही होगा, वो आपका बचता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हमने 2 खर्चे बताए। तो 27 लाख रुपए के खर्चे आए हमारे, जो मोटा मोटा थे एक्सपेंसेस, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बना रहा है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और करीब 10 लाख रुपए के खर्चे आए जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, जैसे जागरूक जर्नल बना रहे हैं, तो इसकी हर एक की डिज़ाइन करना, इसके लिए क्वेश्चन बनाना, पूरे कई महीने होते हैं। जब एनडी, प्राची, आंचल, हमारी टीम में कई सारे लोग, काफ़ी ज़्यादा अपना समय है ना जागरूक जर्नल की ही प्लानिंग, पैकेजिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उसके वेंडर कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स में लगाते हैं। तो आप भी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसमें आप मान के चलो कि यार 10 से 15% हिस्सा तो है ना आपका इंसेंटिव्स और सैलरी में चला ही जाएगा। बड़ी स्केल पे अब इवन बड़े स्टार्टअप जो बड़े कंपनीज है, उनमें भी ज़्यादातर कंपनीज में 10 से 15% कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। ठीक है, अब आते हैं आपके सबसे मज़ेदार नंबर पर, वो है कितने की कमाई करी है। तो लास्ट ईयर हमने जो जर्नल बेची थी, वो बेची थी, एक्चुअल सेल करी, हमने जर्नल बनाई थी 6172, है ना। उसमें जो सेल हुई है हमारी B2C से, वो हुई है 5096, 5100। उसकी जो हमारे पास अमाउंट आया, ये सब इंक्लूसिव GST अमाउंट बता रहा हूँ, 46 लाख का अमाउंट आ गया। उसके बाद हमारी B2B, अब ये B2B सेल क्या है, हमारे 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो हमसे बल्क में जर्नल्स खरीदते हैं। एक साथ किसी ने 50 ले ली, किसी ने 40 ले ली, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट देने के लिए, ऐसे भी लोग हैं। वे उसमें सेल आई हमारी। उसमें देखो कॉस्टिंग प्राइस हमने कम रखी है, अगर इसकी एवरेज निकाले तो एनडी कैलकुलेटर से ये 720 के आसपास हम इनको सेल कर रहे हैं B2B में, क्योंकि ज़्यादा जाती है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को जो हमको फ्री दी वो 67 है। ऑफिस में जो जनता को दे दी हमने, या हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को दे दी, वो 50 है। ये भी हमने लिख लिए, ये भी नहीं होते कई लोगों का नंबर। ठीक है, अमेजोन पे हमारी 93 सेल हुई और फ्लिपकार्ट पे 596। तो 700 जर्नल्स हमारी, मतलब जो बेची है हमने, उसमें ऑलमोस्ट 15% जर्नल अपने आप से अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चली गई। ठीक है, इनकी भी नंबर्स, रेवेन्यू नंबर आ गए। कुल मिला के हमने प्रोडक्शन किया था 6172 का। 110 कुछ लोगों ने रिफंड मांग लिया हमसे, अलग अलग रीज़न से रिफंड मांग लिया गया। किसी ने बोली वीडियो बना के भेजा, मेरा ऐसा हो गया, या किसी की जर्नल डैमेज हो गई, हमने उसको रिफंड भी किया, या उसको वापस हमने प्रोडक्ट भेजा, या किसी के ऑर्डर हमारे पास आ गए, हम प्रोसेस नहीं कर पाए। कई सारे ऐसे हो गए यार, नहीं हो पाए प्रोसेस, उनका मेल ही नहीं रहा था, वहाँ पे एड्रेस ही नहीं था। सब प्राइमरी सबसे ज़्यादा यही रीज़न थे कि वहाँ तक डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे कुछ ऐसे केसेस में हमें रिफंड करना पड़ा। तो हमने करीब कितना 1 लाख रुपए रिफंड किया। ये सब करने के बाद हमारी जो नेट सेल्स हुई है वो ये 5 लाख भाई, वो हमारी हुई है 53,32,000 की। लगभग पूरे 50 दिन में सेल हुई है।
लास्ट ईयर थोड़ी और भी शुरू कर दिया था, अक्टूबर में ही शुरू कर दिया था, बट मोटा मोटा समझो 1 नवंबर से हमने प्रॉपर करा। 1 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के आसपास 53 लाख की सेल हुई है। इसमें एक और चीज़ देखो, आप ये ऊपर की सब जोड़ोगे ना तो उसके बाद ये जो नंबर आएगा ये 6000 कुछ जर्नल्स का ही अकाउंटिंग है। 154 जर्नल हमारी गायब है, नहीं पता चला कहाँ गई। 6118 जर्नल्स ही थी, वो 154 जर्नल्स पता नहीं कहाँ गई, उसका कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास में, कोई पता ही नहीं है वो। तो ये जर्नल है ना, ये जर्नल को अगर आपसे 800 रुपये की कॉस्ट भी मानो, 1,23,000 रुपये का ये हमारी लॉस्ट रेवेन्यू हो गया, क्योंकि हमारे पास एंड में बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे, हमारे पास वेटिंग लिस्ट बहुत सारी थी, हजारों लोगों की, जिनको बहुत बाद में पता चला, ईयर एंड भी पता चलता है, तो उन लोगों ने वेटिंग लिस्ट में डाला। मेल बहुत सारे आए कि यार हमको जर्नल चाहिए ही चाहिए, है ही नहीं, क्योंकि हमारी 154 जर्नल तो कहाँ गई पता नहीं चला। तो ये चीज़ इस बार हमने कोशिश करेंगे, होपफुली अगले बार ये नंबर कम करें, क्योंकि 6000 का 154 होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5%। हाँ 2.5% हमने जर्नल लूज कर दी। तो ये सब गणित करने के बाद ये हमारे नंबर्स आ गए फाइनल। तो हमारा रेवेन्यू है 53 लाख रुपए का, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट हो गई हमारी 27 लाख रुपए की। 27 लाख रुपए की। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें अभी ने मार्केटिंग और सैलरी एक्सपेंस नहीं घटाए, वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हमारा 25,51,000 रुपए का। उसमें से हमने और 10 लाख रुपए की कॉस्ट घटाई जो हमारी मार्केटिंग वगैरह खर्चे थे। एंड लास्ट में एक और खर्चा है, वो है जीएसटी का। तो जीएसटी में ऐसा होता है कि जो आप से जिससे प्रोडक्ट ले रहे हो उसको भी आप जीएसटी दे रहे हो और फिर आप कस्टमर से भी चार्ज कर रहे हो, तो वो आपको नेट मिल जाता है। मान लो आपका 500 रुपये में आपने जीएसटी पे किया है और 900 रुपये में चार्ज किया है, तो सिर्फ बचे हुए 400 रुपये का जीएसटी ही एक्चुअल आपको गवर्नमेंट में देना है। तो वो एडजस्टेड जो जीएसटी था वो हमारा वो 3 लाख रुपए था। ये हमारी इसके बाद आ गई हमारी नेट प्रॉफिट 12 लाख रुपए। अब इसमें 30% है ना इनकम टैक्स ले जाएगा, तो वो अलग बात है, और 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हमारे पास आया फ्रॉम 53 लाख रुपीज इन सेल। अब एंडी भाई, इस साल हमने जो सोचा है, इस साल हम अलग मिशन पे चल रहे हैं। इस साल हमने सोचा है कि ये जो प्रॉफिट नंबर है ना 12 लाख का, भले ही 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साल हम चाहते हैं कि अगेन 3x करें, मतलब 20,000 लोगों तक हम अपनी जर्नल पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए जो 5 हमने शुरू में फैक्टर बताए थे ना, हमने उसे बाकी सब चीज़ों पे तो काम कर ही लिया है, हम बाकी जगह भी लिस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मेन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसमें वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए सेम प्रोडक्ट को हम कैसे और कम कॉस्ट में लेके आ पाए। एक तो अपना मार्जिन कम करो, प्रिंटर्स के साथ काम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, सारी चीजें हमने इस साल इंप्लीमेंट करी। तो इसीलिए जो इस साल की जागरूक जर्नल है, ये देखो, ये इस साल की जागरूक जर्नल है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह की बॉक्स में आती है। सबसे पहले यू कैन सी कि यार इसकी डिजाइन बड़ी अच्छी है। एक तो ये ना इस बार यूवी ऐसा फिनिश किया है, थोड़ी क्लासी डिजाइन इस बार करी है। डब्बा पहले ऐसा डब्बा ऐसा आता था, इस टाइप का डब्बा आता था, उससे काफी अच्छा कलरफुल डब्बा इस बार किया हमने। अच्छा, इसके लिए एक क्रेडिट जाता है मेरे एक फ्रेंड कीर्ति को। उन्होंने इस बार हमारी ये जर्नल डिजाइन की है। उनका इंस्टा हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा। इज अ ग्रेट डिजाइनर, NID पास आउट है। अंदर भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। आई रिमेंबर टुडे बाय, ये यहाँ पे आ रहा है हर एक में। नीचे एक यूनिक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, उसके साथ टू डू लिस्ट, आपके एक्सपेंस ट्रैकर, इंपॉर्टेंट डेज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। सारे मज़ेदार इस बार डे डाले, जितने भी हम डाल सकते थे ना, ढूंढ सकते थे। चॉकलेट डे, हग डे, ये तो सबको पता होता है, लेकिन इस बार हमने गीकनेस डे भी डाला है। तो गीक्स के लिए ये 13 जुलाई। हाँ, ये पार्ट 1 है, ये मतलब जनवरी से लेके उस जून तक की है, ये जुलाई से दिसंबर तक की है। और बीच बीच में ना हमने काफ़ी इसमें कूल पेजेस भी इंक्लूड करे। जैसे देखो, ये वाली एक्टिविटी है कि इंडिया दैट आई हैव सीन, इसमें एक इंडिया का पूरा मैप है और आपको इसमें कलर करना होगा कि कौन कौन से स्टेट में आप गए हुए हैं। यहाँ पे आप जे डिज़ाइन के लिए हमने एक पेज डाला है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए डायरी बनाते हैं, कैसा वो पेज होना चाहिए डेली पेज, तो वो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और फिर हमें इस QR कोड को स्कैन करके भेजिए। अगर हमें वो डिज़ाइन हम अच्छी लगेगी डिज़ाइन, तो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको नेक्स्ट ईयर में, ये सारे फीडबैक। और इसमें एक और मस्त चीज़ डाली है, हर महीने में ना कोई एक दिन पे एक आपके पास एक चैलेंज भी आ रहा है। हमने क्वेश्चंस तो डाले ही थे, इस बार हमने चैलेंज भी डाले, वो अभी दिखाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमने कौन से पेजेस पे नहीं बता रहे, वो सिर्फ उन्हीं कम्युनिटी के लिए जिनके पास है। तो हर दिन एक कुछ महीने में एक दिन चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग काम आएगा आपके पास करने के लिए, और करो, और आप उस पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करो। जो हज़ारों लोगों की अब जागरूक जर्नल की कम्युनिटी बन गई है, उसके साथ शेयर करो, मज़ा आ जाएगा। तो इस बार ये ऐसे छोटे छोटे बदलाव किए हैं इसको वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए। प्लस इसमें हमने प्राइसिंग तो इस बार कम कर ही दी है। आप अगर वेबसाइट पे चेक करोगे तो 699 प्राइसिंग रखी है। इट विल डेफिनेटली हिट आवर प्रॉफिट्स, क्योंकि आपको नंबर्स पता है कि एक लिमिट से नीचे में जा ही नहीं सकता। बाय द वे, इसमें वो सेम चीज़ है जो लास्ट ईयर हमारे स्टिकर्स थे, स्टिकर्स भी हैं, थोड़ा हमने कूल करने की कोशिश की है, बुकमार्क्स हैं, 2 बुकमार्क्स भी हैं। तो हमारा प्रॉफिट इस बार भले ही कम हो, लेकिन इस बार स्केल करने की कोशिश है। इस साल हमारा
टारगेट है 20,000 करने का। अब 20,000 होगी ना होगी वो नेक्स्ट ईयर के नंबर्स में पता चलेगा, लेकिन टारगेट ये है। सो आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट फिर भी अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट से बताना, और शायद आपका पिछला पार्ट वाला वीडियो देखने से भी आपका फायदा हो जाए। आई नो आप में से काफी लोगों ने जागरूक चैनल ले ली होगी। नहीं लिए तो जल्दी खरीदो, हमने बड़ी मेहनत से बनाया इसको। और इसका कोड भी यूज कर लेना, डिस्काउंट कोड। क्या बना है इसके लिए डिस्काउंट कोड? जो एंड तक देख रहे हैं उनके लिए, उनके लिए बना देते हैं हम कि एंड यूजर। ठीक है, चलो आपके लिए डिस्काउंट कोड है एंड यूजर। एंड यूजर ये नीचे है ना, नीचे नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, ये स्क्रीन पे आएगा, बस स्क्रीन पे आ रहा है। कमेंट में कोई और कोड होगा, हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए है जिन्होंने एंड तक देखा है। यार देखो, अब थोड़ी बहुत चीजें इसमें फट सकती है, लेकिन आप एंड तक वीडियो देख रहे हो ना, जिन लोगों ने कोड यूज किया है एंड यूजर, उनको हम ज्यादा ऐसा अपना ब्रांडिंग नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो बुकमार्क्स होंगे ना, वो साइंड बुकमार्क्स होंगे। एक बुकमार्क साइंड हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, आरजे का एनडी का हो सकता है, एनडी का हो सकता है, किसी का तो हो सकता है, लेकिन ये एंड यूजर जो कोड यूज कर रहा है उन्हीं के लिए है। और उसमें भी कुछ लोगों के बाय चांस लॉजिस्टिक में मिस्टेक हो जाए, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको बताया इतनी फटी हुई चीज़ें रहती है, कहीं मिस्टेक हो जाए क्योंकि लेबल गलत पे लग गया बिना बुकमार्क वाले, तो माफ़ कर देना, बट मोस्टली हम कोशिश करेंगे एंड यूज़र वालों के लिए ये कूल करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, चलो, सो दैट्स इट जनता, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।